दोस्तों, अब तक हमने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या है और उसके एक विषय के रूप में हमने इसके विकास का वर्णन किया और इसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में हमने बात की। और इसी के साथ साथ हमने बात की थी कि यथार्थवाद क्या होता है और आदर्शवाद क्या होता है। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर इन वीडियो को देखें। और सही तरीके से समझने के बाद मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को तभी समझ सकते हैं जब आप ये चारों वीडियो प्रॉपर सही तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि बुक की स्टार्टिंग इन्हीं से होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हमारा टॉपिक है, ये बुक है BPS 04 की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप पहले उन्हें देखें, उसके बाद इसे समझें। तो अगर आपने उन वीडियो को देख चुके हैं तो आइए मेरे साथ आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 5वें क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। यहाँ पर आज मैं आपको क्वेश्चन का साथ साथ आंसर भी बताऊंगा, जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसा मैं बताता हूँ आपको वैसे ही आप इसको आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आप इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय शक्ति क्या है और इसका प्रमुख तत्व कौन कौन से है, इसका हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, उनके द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप को नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना और उनसे अपनी इच्छा अनुसार काम करवाना, यह शक्ति कहलाता है। और जब यही बात राष्ट्रीय के संदर्भ में कही जाए तो इसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति को दूसरे राष्ट्र के संबंध में प्रकट किया जाता है, सामने दिखाया जाता है। तो यह था इसके छोटे से इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा और तत्व क्या है, क्योंकि ये मेन इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इसको हम टॉपिक वाइज में ही लिखेंगे। पहले मैंने हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों, अवधारणा और तत्व क्या है। राष्ट्रीय शक्ति को अनेक विचारकों ने परिभाषित किया है। जैसे मार्गन्थाउ के अनुसार एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर नियंत्रण करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। पेडनफोर्ड के अनुसार राष्ट्र की शक्ति उसकी भौतिक और सैनिक क्षमता को प्रकट करती है, दिखाती है, और इस शक्ति का इस पावर का प्रयोग राष्ट्र के हितों के पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी अगर राष्ट्र होता है, जो भी पावर होती है, वो अपने हितों को, अपने फायदे को देखते हुए चीज़ों को पूरा करता है। ये इसकी अवधारणा और तत्व रही। इसमें हम एक मेन हेडिंग, इसी के सब हेडिंग बना सकते हैं कि इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। दोस्तों, किसी भी शक्ति के प्रमुख तत्व अलग अलग होते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शक्ति के अनेक तत्व पर निर्भर करती है। पहला है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण के अंदर आपके आ जाता है क्षेत्रफल व भू आकृति, स्थिति, जलवायु, और इसका दूसरा बन जाता है प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक और तकनीकी विकास, सैनिक क्षमता, विचारधारा। तो ये आपके तत्व होते हैं। तो इसको हम जितने मैंने आपको ये बताए सामने डिस्प्ले पर मेंशन किए गए हैं, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारक जो होते हैं राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व, उससे प्रभावित किया जाता है। इन भौगोलिक कारकों से राष्ट्रीय शक्ति तत्वों से प्रभावित होती है। इसमें भौगोलिक कारक के अंदर पहला आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की एक हेडिंग बना देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कि राष्ट्र का क्षेत्रफल जितना अधिक बड़ा होगा उसके शक्तिशाली होने की संभावनाएं उतनी अधिक हो जाती है। कभी कभी छोटे राज्य या राष्ट्र भी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आकार में बड़े राष्ट्रों को शक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बड़े आकार वाले देशों में खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं, अतः राष्ट्र का आकार उसकी शक्ति का तत्व है। यानी कि वो बड़ा होगा, उसकी पावर भी ज्यादा होगी। भौगोलिक कारक का दूसरा तत्व है भू आकृति। राष्ट्र की बनावट उसके शक्तिशाली बनने में सहायक भी होती है और रुकावट भी होती है। जैसे अगर किसी राष्ट्र की जो आकृति है या आकार है वो बड़ा है, लेकिन भूमि पहाड़ी है और बर्फ से ढकी हुई है, तो उसे नुकसान हो सकता है। अतः राष्ट्र की भू आकृति उसे शक्तिशाली तभी बना सकती है जब उसके विकास में सहायक हो, जैसे कि उपजाऊ भूमि, समतल मैदान, कृषि और परिवहन के विकास में सहायक होता है। भौगोलिक क्षेत्रफल का तीसरा तत्व होगा स्थिति। राष्ट्र की स्थिति यह प्रकट करती है, यह दिखाती है कि वह कहां पर स्थित है, यानी कौन से प्लेस पे है। जैसे समुद्री क्षेत्रों से व्यापार और नौसेना के विकास में सहायता मिल सकती है, और राष्ट्र की स्थिति से उसकी विदेश नीति या पड़ोसी देशों से संबंध को प्रभावित भी किया जा सकता है। भौगोलिक कारण की चौथा तत्व आता है जलवायु। जलवायु एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य भौगोलिक कारक होता है। जैसे अधिक गर्मी और ज़्यादा क्षेत्रों में विकास कम होता है,
इसी प्रकार अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वन क्षेत्र अधिक होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे अधिक होते हैं, और जलवायु एक प्रमुख तत्व मानी जाती है। तो ये भौगोलिक कारण हुए, इसके 4 हमने इनको डिफाइन किया सही तरीके से समझने के बाद। इसका अगले जो कारक है वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की अलग हेडिंग बनाएंगे और इसमें लिखेंगे कि खनिज, कृषि, भूमि, इन सभी संसाधनों से विकास प्रभावित होता है। अरब देशों में तेल संसाधनों की अधिकता से उनकी शक्तिशाली बनने में सहायता मिलती है। लेकिन केवल प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण ही नहीं होते, बल्कि तकनीकी विकास भी आवश्यक होता है, जिससे अरब देश धनी हैं और शक्तिशाली भी हैं। तीसरा इसका तत्व आता है जनसंख्या। जनसंख्या में संख्या की अपेक्षा गुणवत्ता महत्वपूर्ण रखती है। न्यूजीलैंड की जनसंख्या दिल्ली के बराबर है, लेकिन फिर भी वो भारत से अधिक शक्तिशाली है। अतः जनसंख्या की उत्पादकता और गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। अतः भारत जैसे देश अधिक जनसंख्या के कारण जो है वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका चौथा तत्व होगा आर्थिक और तकनीकी विकास। आर्थिक विकास के लिए तकनीकी विकास आवश्यक होता है। तकनीकी विकास से औद्योगिक विकास होगा। जब कोई देश आर्थिक और तकनीकी विकास करता है तो वह उसके शक्तिशाली होने का सूचक होता है, एक संदेश देता है। अब इसका मेन तत्व आता है, इसका 5वां तत्व होता है सैनिक क्षमता। सैनिक क्षमता राष्ट्रीय शक्ति के लिए अनिवार्य होती है। दूसरे राष्ट्रों पर नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और उन्हें अपने अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए बाध्य करने के लिए आवश्यक होती है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सैनिक विकास महत्वपूर्ण हो गया। अतः भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण भी किए थे। तो जहां तक सैनिक क्षमता का सवाल है, जितना ये मजबूत होगी उतना जो राष्ट्र होगा उतना ही मजबूत होता चला जाएगा, उतनी शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। इसकी छठा तत्व आता है विचारधारा। राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय संबंध में लोगों के विचार एक समक्ष होने चाहिए। जैसे 1990 के दशक में भारत में वैश्वीकरण की विचारधारा को स्वीकार किया गया और भारत अब एक नई आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। जैसे कि आप सब देखते रहे हो, सन 2022 में वैश्वीकरण ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये उभर रहा है एक तरीके से। दोस्तों ये हमने समझा इसकी 6 तत्व, और पहले भौगोलिक तत्व अलग बताया, फिर उसको अलग अलग हमने डिफाइन किया। अब ये सब समझने के बाद हम समझते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं क्या हैं, क्योंकि हर एक पावर का कहां तक कंट्रोल है, यह सीमा है, उसको हम समझेंगे। पहले आता है शक्ति संतुलन। इसमें सब हेडिंग बनाकर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे शक्ति संतुलन, और उसके अंदर हम लिखेंगे वह राज्य जिससे आक्रमण का खतरा है या फ्यूचर में हो सकता है, उनके बराबर शक्ति प्राप्त करना, यह शक्ति संतुलन कहलाता है। भारत जैसे देशों के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना चाहता है। तो ये थी इसकी सीमाएं। अब हम आप बात करते हैं मेन हेडिंग बनाकर कि शक्ति संतुलन की मान्यताएं क्या हैं। दोस्तों इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि शक्ति संतुलन पड़ोसी राष्ट्रों और शत्रु के साथ शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इसकी दूसरी पॉइंट बनाएंगे इसमें हम कि शक्ति संतुलन के लिए सैनिक गठबंधन का निर्माण भी किया जाता है। शक्ति संतुलन महाशक्तियों से संबंध बनाकर भी स्थापित की जा सकती है। इसके तीसरी हेडिंग में इसी की बनेगी कि शक्ति संतुलन जब किसी राष्ट्र के पक्ष में होती है, जो शत्रु राष्ट्र होता है उस पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ कोई ना कोई जरूर होगा। तो ये इसकी मान्यताएं थी। अब इसी के अकॉर्डिंग इसके मैंने अगली हेडिंग बनाते हैं कि शक्ति संतुलन की विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट इसकी विशेषताएं है कि शक्ति संतुलन महाशक्तियों का खेल है। छोटे राष्ट्र इसमें केवल दर्शक होते हैं, वो केवल देखने का काम करते हैं, और जो बड़े राष्ट्र होते हैं, पावरफुल कंट्रीज होती हैं, वो ही इस गेम को खेलती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे जो शक्ति संतुलन है वो शांति स्थापित करता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि शक्ति संतुलन यथास्थिति बनाए रखने की नीति है, यानी कि सिचुएशन या पोजीशन बनाए रखने की नीति होती है कि एक ही स्थिति केवल। फोर्थ पॉइंट इसमें बनेगा कि शक्ति संतुलन खुद नहीं होती, बल्कि इसे स्थापित करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट इसमें बनेगा शक्ति संतुलन स्थायी नहीं होती है, ये पक्ष या विपक्ष में होती रहती है। तो ये थी कि 5 विशेषताएं शक्ति संतुलन की। अब हम बात करते हैं कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के तरीके क्या हैं, इसको हम कैसे संतुलन कर सकते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राष्ट्र द्वारा प्रथम उपाय सैनिक और तकनीकी विकास है।
दूसरे पॉइंट में इसमें हम लिखेंगे कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए विदेशों से हथियार तकनीकी प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट बनाकर इसमें लिखेंगे कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया जाता है। चौथा पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि शक्ति संतुलन के लिए निशस्त्रीकरण भी किया जाता है। और लास्ट इसमें पॉइंट हम लिखेंगे कि शक्ति संतुलन के लिए जिससे राष्ट्र से खतरा होता है उसे कमजोर करने के लिए फूट डालने की नीति का भी पालन किया जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि ऐसी वीडियोस और भी बनानी है। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि हम कमेंट क्या करें, तो आप केवल यस लिख दो कि यस, आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपकी यस कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्ता ला विस्ता, सब्बा खैर।